नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टूथ पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग विषय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर का। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। इस क्लास में दोस्तों रीजनिंग विषय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। रीजनिंग विषय के अंतर्गत बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये पूरा टॉपिक दोस्तों रीजनिंग विषय के अंतर्गत दिया गया है आपके सिलेबस में। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग लास्ट तक इस क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में रीजनिंग विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, अरेंजमेंट, एरोगेंट, अरेस्ट, अराइवल और एरियर्स। पांचों शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद आपको बताना है दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अरेंजमेंट में देखेंगे, पहला अक्षर ए है, एरोगेंट में भी ए है, अरेस्ट में भी ए है, अराइवल में भी ए है और एरियर्स में भी ए है। इस तरह से ए सभी में कॉमन है। सभी में कॉमन है तो अगला अक्षर अब चेक करेंगे, अगला अक्षर क्या है। अगला अक्षर आप देखेंगे डबल आर है, इसमें भी डबल आर है, तीसरे में भी डबल आर है, चौथे में भी डबल आर है, पांचवें में भी डबल आर है। तो 3 अक्षर तक, 3 स्थान तक सभी अक्षर क्या है, कॉमन है। अब हम चौथा नंबर देखेंगे, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर है। अरेंजमेंट में आप देखेंगे ए है, एरोगेंट में ओ है, अरेस्ट में ई है और अराइवल में आई है, अरियर्स में ई है। अब इसमें आप देखिए ए, ओ, ई, आई, ई, ये चौथे नंबर पर अक्षर लिखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए आता है, ठीक है, ए आता है और ओ, ई, आई, ई ये सभी लास्ट में आते हैं। तो पहले नंबर पर आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगला शब्द देखेंगे, दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। एरोगेंट में, अरेस्ट में और अराइवल में और अरियर्स में आप देखिए चौथा नंबर क्या है। एरोगेंट में ओ है, अरेस्ट में ई है, अराइवल में आई है, अरियर्स में ई है। तो पहले ओ आता है या आई आता है या ई आता है, तो आप कहेंगे पहले ई आता है। तो इसमें आप देखिए तीसरे में भी चौथे स्थान पर ई है, पांचवें में भी चौथे स्थान पर ई है। इसका मतलब पांचवा स्थान भी इन दोनों में से चेक करेंगे। पांचवा स्थान अरियर्स में ए है, अरेस्ट में यस है। तो यस से पहले ए आता है, ए पहले आता है, यस बाद में आता है। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर आपका अरियर्स हो जाएगा और तीसरे नंबर पर अरेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर अरियर्स आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अरियर्स, ठीक है। इस तरह से शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपको बताना है कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संक्रमण, परामर्श, डॉक्टर, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। इसको क्रम से बताना है, अर्थपूर्ण क्रम से आपको व्यवस्थित करना है और बताना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले संक्रमण होगा। संक्रमण होगा, यदि संक्रमण होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो दूसरे स्थान पर आपका डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर के आप परामर्श लेंगे, परामर्श करेंगे, तो तीसरे नंबर पर परामर्श हो जाएगा। और परामर्श के बाद डॉक्टर क्या करेगा, उपचार करेगा, तो चौथे नंबर पर आपका उपचार हो जाएगा। और उपचार के बाद आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, तो पांचवें नंबर पर स्वास्थ्य लाभ या रिकवरी हो जाएगा। तो इस तरह से 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन बना देंगे और इसमें 7 एरो बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग देखिए प्रश्न में डी सी के ठीक दाएं हैं, ई और ए एफ के पड़ोसी हैं, बी सी के ठीक बाएं हैं और सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए सबसे दाईं ओर पर है, ई की स्थिति क्या है यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्ट दिया गया है, जो बदल नहीं सकता है। जैसे कि चौथे नंबर पर यहाँ पर दिया गया है ए सबसे दाईं ओर है, तो सबसे दाहिना कौन सा है, दायां भाग ये है। यहाँ पर सबसे दाहिने ए को बैठा देंगे क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर बोला है ए सबसे दाईं ओर पर है, तो ए को दाईं ओर पर बैठा देते हैं और इधर आपका बायां भाग है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, बी सी के ठीक बाएं हैं और सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बी को बैठा देंगे और कह रहा है बी जो है ये सी के ठीक बाएं है, इसके आगे सी को बैठा देंगे क्योंकि यहां पर बताया गया है सी के बाएं बी बैठा है। ठीक है। अब इसके बाद ई और ए, दूसरा नंबर देखिए, ई और ए एफ के पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी हैं, एफ के पड़ोसी हैं। एफ का पड़ोसी ए भी है, ई भी है, तो ए के बगल में हम एफ को बैठा देंगे, इससे ए एफ का पड़ोसी हो जाएगा और एफ के बगल में ई को बैठा देंगे तो ई भी एफ का पड़ोसी हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि ए और ई दोनों एफ के पड़ोसी हैं। और यहां पर लिख दिया गया डी सी के ठीक दाएं हैं। पहले में देखिए डी सी के ठीक दाएं हैं, तो सी के ठीक दाएं डी को बैठा देंगे। अब इसके बाद जी बच रहा है, जी को बाएं स्थान पर बैठा देंगे। अब यहां पर पूछा गया है ई की स्थिति क्या है, तो आप लोग देखिए बाईं तरफ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, बाईं तरफ से पांचवें नंबर पर है, दाहिनी तरफ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, यहां पर देखिए बाएं से पांचवी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विकल्प में दिया गया है। यदि दाहिने से तीसरा दिया होता तो दाहिने से तीसरा सही हो जाता। यदि ये नहीं दिया गया है, बाएं से पांचवी दिया गया है, तो बाएं से पांचवी यहां पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। चलिए यहाँ पर एक पंक्ति बना देते हैं और इधर बाईं ओर से 12वें स्थान पर रोहन को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और आगे यहाँ पर दिया गया है सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है, तो दाईं ओर से 22वें नंबर पर सुरेश को बैठा देंगे। आगे दिया गया है रोहन के दाएं से चौथा है। सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है, रोहन के दाएं से चौथा है, तो रोहन के दाएं से चौथा है सुरेश। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कुल बच्चे हो जाएंगे, यहां पर देखिए बाईं ओर से रोहन 12वें नंबर पर है और इससे दाहिने चौथे नंबर पर सुरेश है, तो यहां पर +4 कर देंगे। और आगे प्लस राइट साइड से आप देखेंगे 22वें स्थान पर सुरेश है, तो 22 को भी यहां पर जोड़ लेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जोड़ लेंगे सभी को, 12 4 16, 16 और 22 जोड़ लेंगे तो ये आपका 38 हो जाएगा। 38 - 1 बराबर 37। 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल मोहन से बड़ा है। गोपाल, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, किससे बड़ा है, मोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है। कौन, गोपाल, तो गोपाल से बड़ा हम राम को बना देंगे। ठीक है, ये पहली शर्त है। आगे बताया गया है मोहन सोहन से बड़ा है। यहां पर लिखेंगे मोहन किससे बड़ा है, सोहन से बड़ा है, सोहन को यहां लिख देंगे। परंतु राम से छोटा है, कौन, मोहन, तो मोहन से बड़ा राम को यहां पर लिख देंगे। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पर देखिए राम गोपाल से भी बड़ा है, मोहन से भी बड़ा है और यहां सोहन से भी बड़ा है। तो इस तरह से राम सबसे बड़ा है, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम सबसे बड़ा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह चुने जो अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो। वर्णन करना, अकथनीय, देखना, आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? अमित्र आएगा, अदृश्य या उग्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से वर्णन करना और अकथनीय दोनों विपरीत शब्द हैं, क्या हैं? विपरीत शब्द हैं। उसी प्रकार से देखना और अदृश्य दोनों क्या हैं? विपरीत शब्द हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज, परिवहन, समाचार पत्र, आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा? मीडिया, टाइपिंग, समाचार रूम या प्रकाशन। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हवाई जहाज परिवहन के अंतर्गत आता है, हवाई जहाज परिवहन के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से समाचार पत्र मीडिया के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापमान, थर्मोमीटर, आर्द्रता, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार तापमान को थर्मोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक, लेखक, आगे गीत, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार लेखक पुस्तक लिखता है, ठीक है, उसी प्रकार से गीतकार गीत लिखता है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गीतकार। दर्शनीय, आंखें और श्रवणीय, आगे क्या होगा? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आंखों से देखने का कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कान से सुनने का काम किया जाता है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, श्रवणीय। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने क्या कहा? वह मेरी माँ के बेटे के पिता। माँ के बेटे का मतलब मनीषा का भाई हुआ, बेटे के पिता मतलब मनीषा के भाई के पिता, मतलब मनीषा के पिता हुए। पिता की बहन, पिता की बहन मनीषा की बुआ होगी। महिला मनीषा की कौन है? तो बुआ होगी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुआ। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से रिलेट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी ने विवेक से कहा, क्या कहा? वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई कौन होगा? मामा होगा। इकलौते भाई का पिता, तो मामा का पिता क्या होगा? नाना होगा। गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना कहेगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना। राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि, रूपा की सास के इकलौते पुत्र कौन होंगे? रूपा का पति ही होगा। तो रूपा का पति कौन है? यहाँ पर ऋषि नाम दिया गया है, तो ऋषि का पुत्र मतलब रूपा का भी पुत्र होगा। ऋषि का पुत्र है तो रूपा का भी पुत्र होगा। इसका मतलब राजन कौन है? रूपा और ऋषि का पुत्र है। ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पिता के रूप में संबंधित है। राजन का पिता है कौन? ऋषि। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर विषम को चुनना है, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, इसमें से कौन सा विषम है? देखिए दोस्तों, यहां पर अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, अन्य तीनों में 31 दिन होता है, इसलिए अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषम को चुनना है। यहाँ पर देखिए, बंद गोभी, आम, सेब, केला दिया गया है, तो इसमें बंद गोभी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बंद गोभी सब्जी है और आम, सेब, केला ये सब क्या है? फल हैं। विषम को चुनना है, मंगल, यूरेनस, बृहस्पति, चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा विषम है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है और मंगल, यूरेनस, बृहस्पति ये सभी क्या है? ग्रह हैं।
विषम को चुनना है बकरा, मुर्गी, बिल्ली, गाय। यहाँ पर मुर्गी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बकरा, बिल्ली, गाय ये तीनों पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मुर्गी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आती है। विषम को चुने, यहाँ पर 125, 1331, 216, 1726 दिया गया है। 125 दोस्तों ये 5 का क्यूब है, 1331 ये 11 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। 1726 दोस्तों ये किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। ये किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विषम को चुने FGH ABC CEG UVW। देखिए दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा CEG, ये सबसे अलग है। CEG में दोस्तों अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं है, जबकि अन्य सभी में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमागत अक्षर लिखे गए हैं। जैसे कि F के बाद G आता है, फिर H आता है, A के बाद B C आता है, U के बाद V, फिर W आता है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, थीटा बराबर होता है मॉड्यूलस 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h। इसके बाद मॉड्यूलस, h का मतलब होता है घंटा और m का मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस 11/2 गुणे मिनट के स्थान पर यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 मिनट तो 10 लिखेंगे, माइनस 30 गुणे h के स्थान पर यहाँ पर 11 दिया गया है, 11 लिख देंगे। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 माइनस 11 तियाई 33, 330 ये हो जाएगा। ठीक है, 55 माइनस 330, अब ये हो जाएगा 330 में 55 माइनस कर देंगे तो ये माइनस 275 हो जाएगा, और ये मॉड्यूलस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद इसका चिन्ह हटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 275 डिग्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मॉड्यूलस जो है इसे दोस्तों परम मान भी कहा जाता है। इसका काम यह होता है कि किसी भी संख्या को हमेशा ये धनात्मक में बदल देता है। ठीक है, किसी भी संख्या को हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव में ये बदल देता है। जैसे कि यहाँ माइनस 275 था तो ये प्लस 275 हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या था, थीटा बराबर मॉड्यूलस 11/2 गुणे m मतलब मिनट माइनस 30 गुणे h मतलब घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 गुणे m, m का मतलब मिनट, मिनट के स्थान पर 20 लिखेंगे, माइनस 30 गुणे h के स्थान पर 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2×20, 11×110 ये हो जाएगा, और आगे माइनस 5×15 150 हो जाएगा। 150 में 110 माइनस करेंगे तो ये माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, और मॉड्यूलस का चिन्ह हटाएंगे तो प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1984 जो दिया गया है, सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे। 1900 लिखेंगे प्लस 83 लिखेंगे, प्लस 83 के बाद 84, एक साल अभी है, और 84 ये 2 जुलाई तक लिखेंगे बस। तो यहाँ पर हम जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस 2 जुलाई यहाँ तक लिखेंगे, और इसमें हम 7 से भाग करेंगे और सभी का ऑड डे निकालेंगे। जितना ऑड डे आएगा वही आपका आंसर होगा।
0 आएगा तो रविवार, 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार। इस तरह से निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1900 है, इसका ऑड डे 1 होता है, इसको याद रखिएगा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1900 में तोड़ा गया इसको। इसके बाद प्लस 83 है, तो 83 में हम पहले 4 से भाग करके देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 4 दूनी 8 और 3 आ गया, जाएगा नहीं भाग, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 20 बार जा रहा है। तो 83 में हम क्या करेंगे, 83 प्लस 20 इसको लिखेंगे, ठीक है, ऑड डे निकालने के लिए। आगे प्लस जनवरी, देखिए जनवरी में 31 दिन होता है तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 3 31, तो यहाँ पर 3 विषम दिन होगा जनवरी में। फरवरी में 7 से भाग करेंगे, जनवरी 28 का होता है लेकिन यहाँ पर लीप ईयर है तो 29 का होगा, तो 29 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 1 विषम दिन फरवरी में बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से मार्च में 31 का महीना होता है तो 3 विषम दिन होगा, प्लस अप्रैल 30 का होता है तो 2 विषम दिन होगा, 7 चौक 28, 2 30, 2 बच रहा है, प्लस मई का देखेंगे, मई 31 का होता है तो इसमें 3 विषम दिन होगा, प्लस जून 30 का होता है तो इसमें 2 विषम दिन, और यहाँ पर आगे 2 जुलाई दिया गया है, प्लस 2 लिख देंगे और इसमें हम 7 से भाग कर देंगे। सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए। चलिए सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले 83 है, 83 लिख लेते हैं। इसके बाद 1 और 20, फिर 3 1 3 2 3 2 2, इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37/7। 83 और 37 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 120/7। 7 से इसमें भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा, 7 1 कम 7, 5 12 50, 7 7 49, एक शेष इसमें बच रहा है। एक शेष का मतलब सोमवार, एक आएगा तो सोमवार होगा, यहाँ पर सोमवार आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप से एक और प्रश्न देख लेते हैं। 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए इसमें भी सबसे पहले 1900 को अलग कर लेते हैं, इसके बाद प्लस 86 लिखेंगे, 86 के बाद 87 आता है, एक साल, तो 21 सितंबर तक यहाँ पर देखना है। 86 के बाद प्लस लिखेंगे, जनवरी से सितंबर तक लिख लेंगे, एक साल हो जाएगा, मतलब 21 सितंबर तक लिखेंगे 1987। तो यहाँ पर जनवरी हो गया, फरवरी, फिर मार्च, और इसके बाद अप्रैल के बाद मई, प्लस जून, प्लस जुलाई, प्लस अगस्त, अगस्त के बाद 21 सितंबर, और इसमें हम किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। चलिए 1900 का, 1900 में एक ऑड डे होता है, प्लस 86 है, 86 लिखेंगे, इसमें हम 4 से भाग करके जो भागफल आएगा उसको जोड़ देंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, तो मतलब 21 आ रहा है, 21 इसमें हम जोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होता है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 3 31, 3 विषम दिन बचेगा, प्लस फरवरी में देखेंगे, फरवरी 28 का होता है, साधारण वर्ष है, तो 7 चौक 28, इसमें 0 विषम दिन होगा। और इसके बाद फरवरी के बाद मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में 3 विषम दिन, मई के बाद जून में 2 विषम दिन क्योंकि 30 का महीना होता है, जुलाई 31 का होता है तो 3 विषम दिन, जुलाई के बाद अगस्त देखेंगे, अगस्त में भी 3 विषम दिन क्योंकि 31 का महीना होता है। अगस्त के बाद 21 सितंबर है, प्लस 21 लिख देंगे और इसमें हम 7 से भाग करेंगे सभी को जोड़ करके। तो सबसे पहले 86 है, इसको अलग लिख लेंगे, इसके बाद 1 21 3 3 2 3, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62, और इसमें 7 से भाग करेंगे, 6 2 8, 8 6 14, 148/7, भाग करिए, कितना शेष बचता है, 7 दूनी 14, इसके बाद 7 एक कम 7,
एक शेष इसमें बचता है, इसका मतलब सोमवार होगा इसमें भी। तो सोमवार, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के सवाल सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, 2003 जो है ये साधारण वर्ष है और हर साधारण वर्ष एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, अगले साल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, शनिवार। एक प्रश्न और देखते हैं। 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, 12 मार्च 2008 को रविवार है। देखिए दोस्तों, 2008 जो है ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 2008, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर है 2008। लीप ईयर में दोस्तों 2 दिन आगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि 12 मार्च 2008 को रविवार है, तो 12 मार्च 2009 को 2 दिन जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 13 मार्च लिखा गया है। 1 मार्च के बाद वाली तारीख अगले साल सिर्फ एक दिन बढ़ता है। लीप ईयर हो तो भी एक ही दिन बढ़ेगा। यदि 1 मार्च के बाद वाली तारीख है तो 1 मार्च के पहले वाली तारीख है तब 2 दिन बढ़ेगा लीप ईयर में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लीप ईयर में यदि 1 मार्च के पहले वाली तारीख पूछा गया है तो कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। और यदि 1 मार्च के बाद वाली तारीख पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर 13 मार्च पूछा गया है, तो लीप ईयर में भी केवल एक ही दिन बढ़ेगा। तो 12 मार्च 2008 को रविवार है, तो 12 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, एक ही दिन बढ़ेगा। रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13 मार्च पूछा गया है, तो 13 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार था 12 मार्च को, 13 मार्च को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 13 मार्च 2009 को मंगलवार हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, या कथन 1 कारण है, कथन 2 इसका प्रभाव है, या दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण है, या कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, तो कोई सामान्य कारण का प्रभाव है ये। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है, ये भी किसी सामान्य कारण का ही प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन यहाँ पर दिया गया है, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इसमें आपको बताना है, यदि कथन बी कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है, तो इसमें क्या सही है। यदि कथन ए कारण है, कथन बी इसका प्रभाव है, दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं, दोनों कथन ए और बी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों कथन ए और बी क्या है, स्वतंत्र कारण हैं। बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है, ये स्वतंत्र कारण हो सकता है। हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है, ये भी स्वतंत्र कारण हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित भाषा में ट्रू को 1759 और किक को 4384, चेन को 82,630 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा? तो किचन के लिए पहला अंक मतलब के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
जो दिया गया है ट्रू में के है नहीं, किक में के है। तो यहाँ पर देखिए के को यहाँ पर 4 से कोडित किया गया है और लास्ट वाले के को भी 4 से कोडित किया गया है। इसका मतलब के स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए एक्टिव लिखा गया है और यहाँ पर EDUJWA। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है और लास्ट में जो ई है इसको पहले कर दिया गया है। तो आप भी ऐसे करेंगे, ई को लास्ट में कर देंगे, टी को पहले कर लेंगे, टी को पहले लिख देंगे और ई को लास्ट में लिख देंगे। आगे यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, मतलब +1 की वृद्धि हो रही है बीच वाले जो अक्षर हैं उसमें। तो इसमें भी +1 की वृद्धि कर देंगे। एफ है तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एफ है तो जी हो जाएगा। इसके बाद ई है तो एफ हो जाएगा। सी है तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से TGG और FDE, TGG आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्लेन को RJCLG के रूप में कोडित किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, P के बाद Q तब R आता है, मतलब +2 की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले +2 की वृद्धि हुई है। इसके बाद L है यहाँ पर J है तो JKL, मतलब L में यहाँ पर -2 हुआ है, उसके बाद J लिखा गया है। इसके बाद तीसरा अक्षर देखिए A के बाद यहाँ पर C है, मतलब +2 की वृद्धि हुई है और N के बाद यहाँ पर L लिखा गया है, -2 की कमी हुई है और यहाँ पर E है, यहाँ पर G है, +2 की वृद्धि हुई है। तो ऐसे ही इसमें भी +2 -2 कर देंगे। T है, इसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। R है, इसमें -2 कर देंगे तो P हो जाएगा। A है, इसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। I है, इसमें -2 कर देंगे, G हो जाएगा। N है, इसमें +2 कर देंगे तो P हो जाएगा। VPCGP, यहाँ पर B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन यहाँ पर दिया गया है सभी बोतलें बक्से हैं। तो यहाँ पर एक बोतल बना देते हैं। ठीक है, सभी बोतलें क्या हैं, बक्से हैं। इसके बाद सभी बक्से थैले हैं। सभी बक्से क्या हैं, सभी बक्से क्या हैं, थैले हैं। कुछ थैले ट्रे हैं। कुछ थैले क्या हैं, ट्रे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ बोतलें ट्रे हैं, निष्कर्ष यहां पर दिया गया है कुछ बोतलें क्या है, ट्रे हैं। बोतल यहां पर है, ट्रे यहां पर है, क्या यह सही है, तो यह सही नहीं है, गलत है। पहला यहां पर गलत है। कुछ ट्रे बक्से हैं, कुछ ट्रे बक्से हैं, ये भी गलत है दोस्तों। कुछ ट्रे बक्से नहीं हो सकते, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा सभी बोतलें थैले हैं। सभी बोतलें क्या हैं, थैले हैं, थैले के अंदर हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सभी बोतलें थैले हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रे थैले हैं, कुछ ट्रे थैले हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर 3 और 4, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन यहाँ पर दिया गया है कोई संतरे केले नहीं हैं। चलिए यहाँ पर संतरा लिख देते हैं। कोई संतरे क्या है, केले नहीं है, केला यहाँ पर लिख देते हैं, ये केला है। कुछ केले सेब हैं, तो यहाँ पर कुछ केले क्या हैं, सेब हैं, यहाँ पर सेब लिख देते हैं। इसके बाद सभी सेब क्या है, फल हैं, सभी सेब फल हैं, यहाँ पर फल लिख देते हैं। अब निष्कर्ष देखेंगे, कुछ संतरे फल हैं, कुछ संतरे, संतरा यहाँ पर है, फल यहाँ पर है, ये तो बिल्कुल गलत है, काफी दूर है।
सभी फल संतरे हैं, सभी फल संतरे हैं, ये भी गलत है, काफी दूर है। कुछ केले फल हैं, कुछ केले क्या है, फल हैं, ये सही है दोस्तों, कुछ केले फल हो सकते हैं। कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है, ये गलत है दोस्तों, कुछ सेब फल हो सकते हैं। यहां पर केवल 3 अनुसरण करता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे रीजनिंग विषय के अंतर्गत। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।